मुख्यमंत्री ने गुमला में आर्थिक संकट की वजह से इलाज से वंचित व्यक्ति का लिया संज्ञान, मदद पहुंचाने के निर्देश। संजय सेठ ने इटकी में शहीद के परिवार का किया सम्मान। धनबाद में आजसू पार्टी का आक्रोश मार्च। सुदेश महतो समेत अन्य पार्टी नेताओं ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, भ्रष्टाचार और लूट का आरोप। रांची के आरएसएस कार्यालय पहुंची एटीएस की टीम, नए सिरे से शुरू की बम हमले की जांच। खंगाला सीसीटीवी, आतंकी मॉड्यूल नेटवर्क पर नजर। और राज्य के कुछ और इलाकों में पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून, बारिश की बढ़ी रफ्तार। 28 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के दौरे के क्रम में आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में सहरिया जनजाति के सदस्यों और चीता मित्रों से संवाद किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता की सफलता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और इस दौरान राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के चीता मित्रों और सहरिया जनजातियों के सदस्यों से बातचीत करके कूनो नेशनल पार्क का अपना दौरा पूरा किया। राष्ट्रपति ने न सिर्फ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया, बल्कि चीतों की सुरक्षा, निगरानी और अब तक की प्रगति से भी रूबरू हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान के लिए उनकी सराहना की। और इससे पहले कल राष्ट्रपति ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा कर चीता प्रबंधन क्षेत्र का निरीक्षण किया और प्रोजेक्ट चीता की प्रगति की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने नवंबर 2025 में बोत्सवाना यात्रा के दौरान 8 चीतों के प्रतीकात्मक दान को देखा था, जिन्हें फरवरी 2026 में कूनो लाया गया था। प्रोजेक्ट चीता भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को पुनः बसाकर जैव विविधता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुमला में आर्थिक संकट की वजह से इलाज से वंचित व्यक्ति का संज्ञान लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिले के उपायुक्त को मरीज के इलाज के लिए हर संभव कार्रवाई करते हुए सूचित करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इस वायरल वीडियो में एक महिला राहगीरों से इलाज के लिए मदद मांगती दिख रही है, जो मरीज की पत्नी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मरीज पिछले कई दिनों से गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से झारखंड ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष मदन मोहन बरियार ने आज मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने श्री गंगवार को बैंक की उपलब्धियों और वित्तीय समावेशन के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यों से अवगत कराया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देश को सुरक्षित रखने में वीर जवानों के अदम्य साहस की सराहना की है। उन्होंने आज रांची के नजदीक इटकी के सेमरा में एनएसजी कमांडो के रूप में सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अजय भगत को नमन किया और उनकी शहादत को सलाम किया। मौके पर श्री सेठ ने उनकी माता के चरण स्पर्श कर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उन्हें सम्मानित किया। रक्षा राज्य मंत्री ने यहां एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि देश के बलिदानियों का गांव हमारे लिए तीर्थ स्थल के समान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस कालखंड में जन कल्याण, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित हुए हैं। डिजिटल क्रांति से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। जून 2026 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नए अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4399 दिनों तक मां भारती की सेवा कर नया इतिहास रच दिया।
सेवा और समर्पण के 4,399 दिन मात्र एक गणना नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में ऐतिहासिक मोदी युग की कहानी है। दल से बड़ा देश है और जब नेशन फर्स्ट, देश प्रथम की भावना से काम होता है तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं होता। इससे ऐसे फैसले जिन्हें पहले असंभव समझा था, देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अनिवार्य थे, हमने बहुत ही सधे हुए तरीके से उन फैसलों को भी लिया। इन 4,399 दिनों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रथम के संकल्प और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ जन कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का उनका प्रयास लगातार जारी रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने 145 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले, हजारों राजनीतिक दलों वाले, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी, राजनीतिक रूप से खंडित और आर्थिक रूप से मुश्किल और जटिल दौर में लगातार 3 बार जनादेश प्राप्त किया। पहले की सरकारों में भारतीय इकोनॉमी जरूरत से ज्यादा सरकारी नियंत्रण और कोटा परमिट लाइसेंस राज की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम बेड़ियों को काट फेंका और उद्यमियों, स्टार्टअप्स और वेल्थ क्रिएटर्स को राष्ट्रीय विकास का प्रमुख भागीदार बना। इतना ही नहीं, सरकार ने गरीबों और रेहड़ी पटरी वालों पर भी पूरा विश्वास किया और उन्हें बिना गारंटी लोन देकर देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित की। पीएम मोदी के इन्हीं इनोवेटिव नीतियों और नागरिकों पर पूरे भरोसे का परिणाम है कि वैश्विक महामारी और विभिन्न भू राजनीतिक संकटों के बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना रहा और लगभग 6.5 से 7% की विकास दर हासिल करने में भी सफल रहा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया के सबसे बड़े फूड सिक्योरिटी कार्यक्रमों में से एक का सफल संचालन कर रहा है और साथ ही खाद्यान्न निर्यातक देशों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि पहले की सरकारों के कार्यकाल में भारत को कई प्रमुख सैन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत ने इसके ठीक उलट आक्रामक और निर्णायक सुरक्षा नीति अपनाई। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों ने यह संदेश दिया कि नया भारत दुश्मन की साजिशों को अब और बर्दाश्त नहीं करेगा और घर में घुसकर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में जरा भी नहीं हिचकेगा। पहले भारत आतंक के हमलों के बाद चुपचाप दर्द सहता रहता। हमने आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। पहले मान लिया गया नक्सलवाद, माओवाद अब कभी नहीं खत्म होने वाले, कभी खत्म हो ही नहीं सकते। हमने देश को नक्सलवाद, माओवाद के जहर से मुक्त करने की। प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्र सेवा और समर्पण के 4,399 दिन मात्र पहले की सरकारों और मोदी युग की तुलना नहीं है, बल्कि ये भारत की बदलती सोच, बढ़ते आत्मविश्वास और वैश्विक मंच पर विश्व बंधु भारत की उभरती नई पहचान की महागाथा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल विकास और जन कल्याण के रहे हैं। झारखंड में भी समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र तक विकास की किरण पहुंची है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर के शिवधाम में आज निशुल्क एम्बुलेंस नमो सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह एम्बुलेंस सेवा साल के 365 दिन और 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सेवा प्राप्त की जा सकेगी। तो हमने जो है इस बार एक अलग सोचा है और फिलहाल जो है 7 एम्बुलेंस हमने पूरे लोकसभा को जो है दिया है
और 7 एम्बुलेंस में से वो प्रत्येक विधानसभा निर्धारित। अभी जो दोनों जिलाध्यक्ष हैं हमारे गोड्डा के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी जी और जो देवघर के जिलाध्यक्ष, ये ओवरऑल संगठन की तरफ से इस एम्बुलेंस को देखते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों के दौरान जनजातीय समुदायों को भी उचित मान सम्मान देने का काम किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि पिछले दिनों ओडिशा में प्रधानमंत्री द्वारा आदिवासियों के आस्था स्थल पर माथा टेकना भारत की जनजातीय जड़ों, सदियों पुरानी परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति उनके गहरे सम्मान का प्रतीक है। श्री साहू ने कहा कि आदिवासी समाज केवल विकास योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि देश की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत के भी महत्वपूर्ण वाहक हैं। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज भी गोड्डा को कई सौगात दी। उन्होंने महगामा प्रखंड अंतर्गत सिनपुर गांव और परसा में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास और मदरसा की मरामती एवं जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मंत्री ने समाज के सभी वर्गों के समावेशी विकास का संकल्प दोहराया। धनबाद में आजसू पार्टी द्वारा राज्य सरकार की कथित नाकामी और माफियाओं के खिलाफ आज जन आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत अन्य नेताओं ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा तथा भ्रष्टाचार और लूट पर घेरा। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और संघर्ष जारी रखने का संकल्प जताया। चाहे बालू हो, लोहा हो, कोयला और ब्लॉक स्तर पर भी जो भ्रष्टाचार है, बिना पैसे का कहीं कोई काम नहीं होता। इसलिए सरकार के विरुद्ध में क्योंकि 25 साल होने के बावजूद भी आज भी यहाँ के युवा भटक रहे हैं, आज भी यहाँ के लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाएगा जिससे यहाँ पलायन रोका जा सके, लोगों को रोजगार दिया जा सके और ग्रामीणों को जो भ्रष्टाचार में चाहे थाना हो या ब्लॉक हो, जितना भ्रष्टाचार है उस पर अभी रोक लगाने में सरकार विफल हो गई है। इसलिए आज का यह मार्च आक्रोश मार्च है स्थापना दिवस के अवसर पर। जन आक्रोश मार्च के अलावा आजसू पार्टी ने आज धनबाद में 41वां स्थापना दिवस भी मनाया। इस दौरान पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। इस दौरान पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत तुरामडी नांदुप गांव के विस्थापितों के समर्थन में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान श्री मुंडा ने विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, रोजगार और इलाके में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। रांची के निवारनपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले के मामले में आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस ने अपनी जांच की रफ्तार तेज कर दी है। नए सिरे से जांच के सिलसिले में एटीएस की टीम आज आरएसएस दफ्तर पहुंची। इस दौरान टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एटीएस के डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इन फुटेज को जांच रहे हैं ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके। एटीएस की आतंकी मॉड्यूल पर भी नजर है, क्योंकि इसके तार अन्य राज्यों और विदेश से भी जुड़े दिख रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला हुआ था, जिसके बाद 3 आरोपी पकड़े गए थे। एनआईए ने भी जांच के सिलसिले में पिछले दिनों लोहरदगा में आरोपियों के घरों पर दबिश दी थी। केंद्र सरकार के प्रयासों से पिछले 12 वर्षों के दौरान झारखंड में रेल और यात्री सुविधा का काफी विस्तार हुआ है। रांची रेल मंडल के अंतर्गत आने वाला पिस्का रेलवे स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस स्टेशन का कायाकल्प नई दिल्ली के अत्याधुनिक आनंद विहार
टर्मिनल के तर्ज पर किया गया है। राजधानी रांची का तेजी से होता विस्तार और बढ़ती आबादी के बीच पिस्का रेलवे स्टेशन का यह नया और हाईटेक स्वरूप रांची के रेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। हाल ही में स्थानीय सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पिस्का रेलवे स्टेशन का विस्तृत औचक निरीक्षण किया। आप देखो 27 करोड़ की लागत से वहाँ सारे रैम्प, स्टेशन बिल्डिंग, लाइन सब बन गई। अब धीरे धीरे प्रयास है, डीआरएम साहब यहाँ हैं, अब जल्दी से जल्दी वहाँ प्रयास है कुछ दिल्ली वाली गाड़ी रुकवाने का, क्योंकि रांची नगरी की ओर बढ़ रहा है। तो ये स्वाभाविक है कि नगरी का स्टेशन और बढ़िया बने और वहाँ नागरिक सुविधा बढ़े। इस ड्रीम प्रोजेक्ट की तकनीकी बारीकियों और बजट की जानकारी देते हुए रांची रेल मंडल के डीआरएम करुणानिधि सिंह ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रथम चरण में कुल 21 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से पिस्का रेलवे स्टेशन के मुख्य भवन, सर्कुलेटिंग एरिया और यात्री सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। देखिए, एक तो जो है बिल्कुल बन के जो है जिसको हम लोग RT5 बोलते हैं, जो पहला जो है रांची के बाद रांची पिस्का का जो पहला वाला है, इसका काम लगभग पूरा है। मुझे लगता है कि बहुत से बहुत ये महीना और जून तक जो है उसका सारा काम हो जाएगा और जून अंत तक जो है उसको स्टार्ट हो जाना चाहिए। पिस्का रेलवे स्टेशन के इस कायाकल्प और विस्तारीकरण से स्थानीय ग्रामीणों, व्यवसायियों और आम जनता में भारी उत्साह का माहौल है। अब इस स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत और अन्य प्रीमियम सुपरफास्ट ट्रेनों के ठहराव का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। साथ ही भविष्य में कई महत्वपूर्ण ट्रेनें सीधे पिस्का स्टेशन से ही खुलकर देश के अलग अलग हिस्सों के लिए रवाना होंगी। देखिए कि स्टेशन जो भव्य बन गया, वो स्टेशन पहले बहुत छोटा था, जिससे क्षेत्र में रोजगार के नए माध्यम जुड़ रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई करते थे उनको आवागमन में सुविधा मिल रही है और जो हमारे मजदूर थे वो उनको रोजगार के साधन बढ़े। तो स्टेशन को बड़ा बनाने से यहाँ पर पहले तो सुविधाएं बढ़ी हैं पहले की अपेक्षा। अभी थोड़ा सा बाइक वाइक लगाने में हम लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन वो भी बन चुका है। मेरे को ऑफिस में सब्जी भी बहुत लाते हैं और स्टूडेंट सब भी आता है और जो लेबर को लिए काम करते हैं वो सब भी आते हैं, जिससे वो सबको भी इससे बहुत सुविधा हो जाती है, फायदा भी है। निश्चित रूप से पिस्का नगरी रेलवे स्टेशन के अमृत स्टेशन के रूप में अपग्रेड हो जाने से जहां एक और मुख्य रांची रेलवे स्टेशन और हटिया स्टेशन पर यात्रियों तथा ट्रेनों का अत्यधिक लोड काफी कम होगा, वहीं दूसरी ओर इससे यात्रियों की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ साथ उनके कीमती समय और ऑटो टैक्सी के पैसे की भी बचत होगी। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। आज विश्व वर्षा वन दिवस है। यह दिवस वर्षा वनों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बताया कि वर्षा वन पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं, जो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर प्राणवायु प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप ने 22 जून 2017 से विश्व वर्षा वन दिवस की शुरुआत की। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया कि वर्षा वन 50% से अधिक पौधों और वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। जंगल पूर्णतया जो बारिश होती है उसी पर निर्भर है। उसके लिए कभी कोई अच्छा, साथ में जब हम देखते हैं कि जंगल में बहुत सारे जीवन भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, जो भी वन्य प्राणी है वो भी पूर्णतया हमारे वर्षा जल से जो संरक्षित पानी जल के अंदर ये जंगल के अंदर है उसी पर वो भी निर्भर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई पर्यावरणीय संगठन वर्षा वनों के संरक्षण की दिशा में निरंतर अभियान चला रहे हैं ताकि जैव विविधता प्रभावित न हो। कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया कि वृक्षारोपण, वन संरक्षण और सतत विकास की नीतियों को बढ़ावा देना समय की मांग है। जंगल में
लगातार हम लोग देखते हैं कि जंगल सूखते भी हैं, जंगल की कटाई भी होती है। इसको कटाई को तो रोक लगाना चाहिए और साथ ही साथ जंगल का बढ़ावा दीजिए, उसमें कटाई कम करिए और पौधे लगाइए भी, ताकि जंगल जितना ज़्यादा घना रहेगा मेरा पर्यावरण में उतना ही ज़्यादा जो विभिन्न गैस की मात्रा है वह संतुलित रहेगा। विश्व वर्षा वन दिवस का इस बार का थीम हमारे भीतर एक जंगल है रखा गया है। इस संबंध में BAU के कृषि वानिकी विभाग के व्याख्याता डॉक्टर अनिल कुमार ने वर्षा वन के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अर्बन फॉरेस्ट का निर्माण भी जरूरी है ताकि जलवायु को नियंत्रित किया जा सके। वन का महत्व है और खास करके वर्षा वन का महत्व सबसे ज़्यादा है, इसलिए कि हमारे देश में जितने हमारा मानसून आधारित खेत और लगभग 80% खेती हमारा मानसून आधारित है, तो ये हमारा उसमें वर्षा वन का बहुत बड़ा योगदान है। धरती पर पेड़ों का रहना प्राणी जीवन के लिए अनिवार्य है। वनों का अस्तित्व प्राणियों के अस्तित्व से जुड़ा है। ये बचेंगे तो हम बचेंगे। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राज्य भर में इन दिनों नशा मुक्ति अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। धनबाद नगर निगम की पहल पर शहर में मानव श्रृंखला बनाई गई और निगम के अधिकारियों और कर्मियों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की शपथ ली। इस दौरान उपनगर आयुक्त संदीप अनुराग भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। आज से ही इसका कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। आज हम लोग मानव श्रृंखला के रूप में लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे और इसके अलावा भी अन्य दिनों में भी अलग अलग अंचलों में नशा मुक्ति के लिए अभियान चलेगा, जिसपे हमारे निगम के कर्मी और शहर के अन्य जागरूक नागरिक भी साथ देंगे ताकि पूरे जिले में इसके लिए अवेयरनेस फैल सके। इधर रांची में नगर निगम की टीम और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर नशा मुक्ति का संदेश दिया। इस दौरान उपस्थित लोगों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई और इसकी रोकथाम के लिए सहयोग का आग्रह किया गया। नशा मुक्त झारखंड बनाने की लोगों ने शपथ भी ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भी मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान को ग्रहण करने उनके बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इधर वरिष्ठ नेता शैलेंद्र महतो ने इस सम्मान के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है और दिशोम गुरु के संघर्षों तथा योगदान को अविस्मरणीय बताया है। इस पर पद्म भूषण जो भारत सरकार ने शिबू सोरेन को मरणोपरांत देने का जो फैसला किया, इस सही माने में एक यदि कहा जाए जिसको लीजेंडरी कहते हैं जी, और सही माने में शिबू सोरेन एक लीजेंडरी थे और ये सम्मान उनको मिल रहा है, तो मैं तो खुशी हूँ और साथ साथ झारखंड के लोग भी खुशी होंगे। राज्य के कुछ और क्षेत्रों में आज मानसून प्रवेश कर गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया है कि आने वाले दिनों में इसके आगे बढ़ने की संभावना है। इधर राज्य में 28 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात के आसार हैं। 3 दिनों बाद तापमान में हालांकि थोड़ी वृद्धि हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान गिरिडीह के नंदाडीह में करीब 62 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। धनबाद, जामताड़ा और बोकारो में भी अच्छी बारिश हुई। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक,
इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने गुमला में आर्थिक संकट की वजह से इलाज से वंचित व्यक्ति का लिया संज्ञान, मदद पहुंचाने के निर्देश। संजय सेठ ने इटकी में शहीद के परिवार का किया सम्मान। धनबाद में आजसू पार्टी का आक्रोश मार्च, सुदेश महतो समेत अन्य पार्टी नेताओं ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, भ्रष्टाचार और लूट का आरोप। रांची के RSS कार्यालय पहुंची ATS की टीम, नए सिरे से शुरू की बम हमले की जांच, खंगाला CCTV, आतंकी मॉड्यूल नेटवर्क पर नजर। और राज्य के कुछ और इलाकों में पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून, बारिश की बड़ी रफ्तार, 28 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात के आसार।